कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैंने कहा। हम इस लाश को यहाँ तो नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है लाश को ठिकाने लगाने का काम आधी रात के बाद किया जाए। एक बात और, रत्ना जैसे चौंक कर बोली, ये कार शायद रूप स्याही की है। कार जब कहीं लावारिस खड़ी हुई मिलेगी और इसमें से लाश भी बरामद होगी तो पुलिस सबसे पहले रूप स्याही से रब्ता करेगी। इस तरह भी बात हम तक नहीं पहुंचेगी। मैंने इसकी बात काट दी। कार बाहर खड़ी है, मैं पहले इसे अंदर ले आऊं। मैं बाहर निकला तो रत्ना भी मेरे साथ ही थी। हम कुछ देर बरामदे में खड़े रहे। अभी तो 8 ही बजे थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ आबादी बहुत शदरी थी। टीलों की वजह से बंगले एक दूसरे से बहुत फासले पर थे। हमारे बंगले में रत्ना के हाथ से एक गोली भी चली थी और लड़ाई के दौरान चीखम-धाड़ भी हुई थी। फायर की आवाज़ तो दूर तक गूंजी होगी, लेकिन किसी के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि गोली कहाँ चली थी। मैं गेट खोल कर बाहर आ गया। बंगलों में रोशनी हो रही थी, मगर कोई भी बंगला 150 गज से ज़्यादा करीब नहीं था। मुझे आसपास किसी किस्म की सरगर्मी भी दिखाई नहीं दी। कार का दरवाज़ा लॉक नहीं था, चाबी भी मौजूद थी। मैंने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने के बजाय रत्ना को बुला लिया और हम दोनों कार को धक्का लगाकर अंदर ले आए और गेट बंद कर दिया। कार की डिग्गी काफ़ी कुशादा थी। इसमें एक फाजिल टायर भी रखा हुआ था, जिसे निकाल कर मैंने एक तरफ डाल दिया। अंदर आकर मैं राणा की लाश उठाने के लिए झुका ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन एकदम बेकाबू हो गई। खामोशी में घंटी की आवाज़ बम के धमाके से कम साबित नहीं हुई थी। मैंने रत्ना की तरफ देखा। इसके चेहरे पर भी खौफ के साए लहरा रहे थे। हम दोनों चल में एक दूसरे की तरफ देखते रहे। मेरे ख्याल में ये समुद्रा ही की कॉल हो सकती थी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, मगर कुछ कहने के बजाय दूसरी तरफ से किसी के बोलने का इंतज़ार करने लगा। यस समुद्रा, मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपना नाम लिए बगैर जवाब दिया। क्या बात है, तुम खामोश क्यों थे? समुद्रा ने पूछा। यहाँ गड़बड़ हो गई है समुद्रा, तुम्हारे आसपास कोई मौजूद तो नहीं? मैंने कहा। नहीं, मैं इस वक्त अकेली हूँ। रूप स्याही अपने कमरे में है, वो शराब के नशे में मदहोश है। लेकिन क्या गड़बड़ है? समुद्रा ने जवाब दिया। मैं में खामोश रहा। फिर इसे राणा रणवीर सिंह के बारे में बताने लगा। राणा, इसके लहजे में हैरत थी। वो तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जयपुर गया हुआ था अपनी बहन से मिलने के लिए। वो अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर नहीं, रत्ना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए माउंट आबू गया था। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद तफसील बताने लगा। आखिर में कहा, इसकी लाश यहाँ रखी है और रूप स्याही की कार भी यहाँ मौजूद है। मेरा ख्याल है वो कार रूप स्याही की नहीं है। समुद्रा ने मेरी बात काट दी। मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। फ़ोन बंद हो गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और रत्ना को समुद्रा से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आधे घंटे बाद एक कार गेट के सामने रुकी। मैंने जान कर देखा वो समुद्रा थी जो कार से उतर रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। ये किराए की कार है जो जयपुर से किसी रेंटल एजेंसी से हासिल की गई है। दरवाजे पर एजेंसी का मोनोग्राम बना हुआ है। समुद्रा ने कार का जायजा लेने के बाद कहा, राणा की लाश कहाँ है? अंदर है, मैंने जवाब दिया। हम अंदर आ गए। समुद्रा ने चादर उठाकर लाश का चेहरा देखा और फिर चादर ऊपर डाल दी। जब तुम लोग रूप स्याही वाले बंगले में आए थे तो मुझे राणा की सरगर्मियों पर कुछ शुबा सा था। एक रोज़ मैंने इसके पास कैमरा भी देखा था, लेकिन मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब पता चला कि क्या करता फिर रहा था। समुद्रा ने कहा, अच्छा हुआ कि इसने इनाम के लालच में हमें अकेले में पकड़ने का प्रोग्राम बनाया था। अगर ये पुलिस को इत्तला दे देता तो हम पकड़े जा चुके होते। रत्ना ने कहा, मेरा ख्याल था कि लाश को आधी रात के करीब ठिकाने लगाया जाए, मगर समुद्रा की राय इसके बरक्स थी। आजकल चेकिंग ज़्यादा हो रही है। कोटपुतली कोई बड़ा शहर नहीं है। आदमी रात के वक्त कार पर सड़कों पर घूमना ज़्यादा मशकूक साबित होता है। मेरा ख्याल है लाश को ठिकाने लगाने के लिए यही वक्त मुनासिब है। समुद्रा ने कहा, इस वक्त हम कार को शहर की किसी भी सड़क पर छोड़ सकते हैं, किसी को ज़्यादा शुबा नहीं होगा। और फिर इसके बाद हमने वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। लाश को चादर में लपेट कर कार की डिग्गी में डाल दिया गया। रत्ना और समुद्रा इस कार में बैठ गई। स्टीयरिंग समुद्रा ने संभाल लिया था। कार गेट से निकालने के बाद मैंने बरामदे वाला दरवाज़ा लॉक कर दिया और गेट बंद करके कार में बैठ गया। आगे समुद्रा वाली कार थी और इससे तकरीबन 20 गज के फासले पर मेरी कार। समुद्रा कार को शहर के बारहोने के इलाके की तरफ ले जाने के बजाय ऐसी सड़क पर दौड़ाती रही जहाँ ट्रैफिक न होने के बराबर थी। मैं बहुत मुहतात अंदाज में इस कार का ताक़ुब कर रहा था। शहर के शुमाली इलाके में पहुंचकर समुद्रा की कार ज़ेरे तामीर इमारत के सामने रुक गई। मैंने भी इसके पीछे चंद गज के फासले पर कार रोक दी और इधर उधर देखने लगा। रत्ना कार से उतराई। समुद्रा स्टीयरिंग और दरवाज़ों पर उंगलियों के निशान साफ कर रही थी और फिर वो दोनों मेरी कार की तरफ आ गईं। मैं ड्राइविंग सीट छोड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया और समुद्रा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। रत्ना पिछली सीट पर बैठ गई।
समुद्रा इस मरतबा कार को शहर के एक बारहोने के इलाके में ले आई। मैंने एक जगह कार रुकवा कर खाने पीने की चीज़ें खरीदी। जब हम बंगले पर वापस पहुंचे तो 10 बज रहे थे। रत्ना ने आते ही बाजार से खरीदी हुई चीज़ें प्लेटों में सजा दी। समुद्रा भी खाने में हमारे साथ शामिल हो गई। 11 बजे के करीब समुद्रा वापस चली गई। मैं और रत्ना देर तक बैठे बातें करते रहे। मैंने रत्ना की दोनों तस्वीरें जलाकर इसके राख सिंक में बहा दी। रत्ना तो 2 बजे के करीब कमरे में जाकर सो गई और मैं लाउंज में सोफे पर बैठा सूरत हाल पर गौर कर रहा था। सुबह जब लाश दस्तयाब होगी तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी। बहुत से लोग राणा रणवीर सिंह को जानते होंगे। हो सकता है पुलिस भी जानती हो कि वो रूप स्याही का मुलाजिम था। लाश मिलने के बाद पुलिस यकीनन रूप स्याही से रब्ता करेगी और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए था। वैसे भी मैं अब ज़िंदगी और मौत की साख मचोली से तंग आ गया था, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं सिर्फ पुलिस को ही नहीं, रॉ को और ब्लैक कैट्स के लिए भी मोस्ट वांटेड था। मैंने इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया था। ना सिर्फ इनका बहुत बड़ा मंसूबा खाक में मिला दिया था, बल्कि इनके दर्जनों आदमी मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुके थे। ये लोग मुझे आसानी से निकलने का मौका कैसे दे सकते थे। शोशावरी की गिरफ्तारी के बाद इन्हें यकीन हो गया था कि मैं कोट पुतली ही में मौजूद हूँ। और फिर एक बेगुनाह मुसलमान लड़की की हलाकत के बाद मैंने पुलिस को टेलीफोन पर जो धमकी दी थी, इससे कोट पुतली में मेरी मौजूदगी की तस्दीक हो गई। इस शहर को एयर टाइट कर दिया गया। राणा की लाश भी रात ही को मिल गई थी। अगर फौरी तौर पर इसका मुझसे कोई ताल्लुक कायम नहीं किया जा सका था, लेकिन पुलिस कुछ और मुहताज हो गई थी। रात भर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जाते रहे। इस मरतबा भी शामत मुसलमानों ही की आई थी कि बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। सुबह 10 बजे के करीब मैं सोकर उठा तो अखबार में इस पर रखा था। रत्ना मुझसे पहले बेदार हो गई थी और वह नाश्ते का सामान लेने के लिए करीबी शॉपिंग सेंटर चली गई थी, जहां से अखबार भी ले आई थी। इस वाक़े ने भी इस छोटे से शहर में अच्छी खासी सनसनी फैला दी थी। लाश की अगरचे शनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन जयपुर की नंबर प्लेट वाली कार के बारे में पुलिस ने पता चला लिया था। इसका ताल्लुक जयपुर की एक कार रेंटल एजेंसी से था और पुलिस के 2 आदमी रात ही को तहकीकात के लिए जयपुर के लिए रवाना हो गए। अखबार में मेरे बारे में भी चंद छोटी छोटी खबरें थीं और इदारिये में तो बहुत कुछ लिखा था। अखबार ने तो इस शुबे का इजहार किया था कि इस कत्ल में भी मेरा हाथ हो सकता है। पुलिस को भी खूब लिताड़ा गया था कि वो इस छोटे से शहर में एक ऐसे मुजरिम का सुराग नहीं लगा सकी जो यहाँ रुपोश है। पुलिस सही रुख पर कार्रवाई करने के बजाय बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। 11 बजे के करीब समुद्रा पहुंच गई। इसकी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्की थी। वो कुछ घबराई हुई भी लग रही थी। क्या बात है, खैरियत? मैंने पूछा। आज सुबह 2 पुलिस ऑफिसर रूप स्याही के पास आए थे, समुद्रा बोली। और मैं चौंक गया। राणा की लाश की शनाख्त हो गई, समुद्रा ने बताया। पुलिस ऑफिसर इस सिलसिले में पूछगछ करने आए थे। फिर मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं इनके सामने तो नहीं आई, मगर चुप कर इनकी बातें सुनती रही। समुद्रा ने जवाब दिया। रूप स्याही ने पुलिस को यह बताया था कि वह चंद रोज पहले 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर गया था। इसे नहीं मालूम कि वो कब वापस आया था। इसकी लाश का क्या होगा? मेरा मतलब है इसकी लाश क्रियाक्रम के लिए एक रफ़ाई इदारे के हवाले कर दी गई है। इसके लिए तमाम अखराजात भी रूप स्याही ने अदा कर दिए हैं। समुद्रा ने मेरी बात काटते हुए कहा। रूप स्याही खासा परेशान है। वो फार्म पर जाने का प्रोग्राम बना रहा है। कब? मैंने पूछा। कल सुबह, समुद्रा ने जवाब दिया। मैंने इसे इस बात पर आमादा कर दिया है कि तुम लोगों को भी साथ ले चलें। क्या तुम्हारे ख्याल में हम आसानी से निकल सकेंगे? मैंने पूछा। रूप स्याही का साथ होने की वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, समुद्रा ने जवाब दिया। इसका शुमार कोट पुतली के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में होता है। इसे हर शख्स जानता है। वो साथ होगा तो पुलिस भी तुम लोगों से पूछगछ नहीं करेगी। कल किस वक्त जाना होगा? मैंने पूछा। हम सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, समुद्रा ने कहते हुए एक थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें शोफर का ड्रेस है। तुम ड्राइवर की हैसियत से गाड़ी ड्राइव करोगे? ठीक है, मैंने कहा। और फार्म पर पहुंचने के बाद आगे का प्रोग्राम हम वहां पहुंचने के बाद बताएंगे, समुद्रा ने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। मेरे 2 सूटकेस यहाँ रखे हुए हैं, वो भी साथ ले जाने होंगे। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे याद आ गया कि समुद्रा से जब यहाँ मुलाकात हुई थी तो इसने बताया था कि इसने अपनी सारी दौलत इस बंगले के तहखाने में छुपा रखी है। इसके बाद हमने न इस दौलत के बारे में कुछ दरियाफ्त किया था और ना ही तहखाने का पूछा था। समुद्रा हमें तहखाने में ले गई। तहखाने का रास्ता इस कमरे के बाथरूम में होता था।
जहाँ मैंने और रत्ना ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी वो बड़े बड़े 2 सूटकेस थे जिनमें नोटों के बंडल, सोने के ज़ेवरात और मूर्तियाँ वगैरह भरी हुई थी। इस ख़जाने की मालियत यकीनन करोड़ों में थी और मेरा ख्याल था कि अगर सुमित्रा को कहीं सेट होने का मौका मिल गया तो वो ना सिर्फ खुद शाहाना ज़िंदगी गुजार सकती थी बल्कि इसके आने वाली कम से कम 2 नस्लें भी कोई काम किए बगैर ठाठ की ज़िंदगी गुजार सकती थी। सुबह जब हम यहाँ आएंगे तो तुम लोग अपना सामान ज़ाहिर करके ये दोनों सूटकेस गाड़ी में रखोगे, सुमित्रा ने तहखाने से बाहर आते हुए कहा और मुझे तहखाने के मैकेनिज़्म के बारे में समझाने लगी। सुमित्रा दोपहर तक हमारे पास रही थी। इसके जाने के बाद हम देर तक इस हवाले से बातें करते रहे। वो दिन गुजर गया और फिर रात भी आधी से ज़्यादा बीत गई, मगर न मुझे नींद आ रही थी और न रत्ना को। अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। 3 बजे के करीब रत्ना सोफे पर ही आड़ी तिरछी होकर ऊँगने लगी, लेकिन 5 बजे के करीब वो उठ कर बैठ गई। मेरा ख्याल है अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तैयारी क्या करनी है? रत्ना ने कहा। अपना सूटकेस तो मैंने रात ही को पैक कर लिया था, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं इतने में चाय बना लेती हूँ। ठीक है, पहले मैं सुमित्रा के सूटकेस तहखाने से निकाल लाऊं। मैं उठकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। तहखाने में रखे हुए सुमित्रा के सूटकेस खासे वजनी थे। मैंने उठाकर बाहर ले आया और तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। सुमित्रा के लाए हुए थैले में से मैंने शोफर की वर्दी निकाल ली और एक तरफ खड़े होकर बदलने लगा। ये कपड़े मुझ पर बिल्कुल फिट आए थे, लगता था जैसे मेरे नाप के सिलवाए गए हों। अपने उतारे हुए कपड़े मैंने अपने वाले सूटकेस में रख दिए थे। इस दौरान रत्ना चाय बना कर ले आई, इसके साथ डबल रोटी के स्लाइस भी थे। 5:30 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। हम दोनों ने मायने खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने रिसीवर उठा लिया। वो सुमित्रा की कॉल थी। इसने बताया कि वो लोग कुछ देर बाद निकल रहे हैं और फिर 6 बजे से पहले ही एक बहुत शानदार लैंड क्रूज़र गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर सुमित्रा थी, मैं इस वक्त बरामदे में खड़ा था। लैंड क्रूज़र रुकते ही मैंने बाहर आकर गेट खोल दिया। पिछली सीट पर रूप से आए बैठा हुआ था। लैंड क्रूज़र की सीटों के पीछे खासी गुंजाइश थी। एक छोटा सा सूटकेस पहले ही से रखा हुआ था। मैंने अपना और सुमित्रा के दोनों सूटकेस भी रख दिए और बंगले को ताला लगाकर चाबियों का गुच्छा सुमित्रा के हवाले कर दिया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। सुमित्रा पीछे रूप से आए के साथ बैठ गई। मैंने रत्ना के लिए पैसेंजर सीट वाला दरवाज़ा खोला था, मगर सुमित्रा के कहने पर वो भी पिछली सीट पर रूप से आए की दूसरी तरफ बैठ गई। इस तरह रूप से आए इन दोनों के दरमियान सैंडविच बनकर रह गया। सुमित्रा मुझे रास्ता बताती रही और मैं लैंड क्रूज़र को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा और फिर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ते ही मुझे गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। सामने सड़क पर बैरियर लगा हुआ था और पुलिस के 4 आदमी राइफलें उठाए खड़े थे। सड़क के ऐन बीच में खड़ा एक पुलिस वाला हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बैरियर के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक ली और पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। सड़क के किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर उठकर शाहाना अंदाज में चलता हुआ करीब आ गया। इसने पहले कार के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर मेरी तरफ आकर खड़ा हो गया। कहाँ जाने का है महाशय सवेरे सवेरे? इसने झुककर मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। सेठ से पूछ लो, वो जिधर बोलेगा हम तो इधर को जाने का है। मैंने भी इसी के लहजे में जवाब दिया। वो पिछली खिड़की की तरफ चला गया। मेरे ख्याल है पहले इसने सिर्फ सुमित्रा और रत्ना ही को देखा था, रूप से आए पर नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन अब इसने इन दोनों के बीच में फंसे हुए सेठ को भी देख लिया। ओहो, वो सवेरे सवेरे? वो बारी बारी रत्ना और सुमित्रा को देखते हुए बोला। क्या बकते हो? रूप से आए ने सीधा होकर बैठने की कोशिश करते हुए सब इंस्पेक्टर को घूरा। जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पेटी उतरवा दूंगा। पेटी उतरवा दोगे तो मैं नाड़ा बांध लूंगा। पढ़ते ही है कौन भाया मेरी पेटी उतरवाने वाला? इंस्पेक्टर बोला। वो यकीनन रूप से आए को नहीं पहचानता था। एक हेड कांस्टेबल ने इसके करीब पहुंचकर कान में सरगोशी की तो एकदम संभल गया। नमस्कार सेठ जी। वो दोनों हाथ जोड़कर खिड़की के सामने झुक गया। बुरा नहीं मानिएगा सेठ जी, पर क्या करूं, हम अपना ड्यूटी पर है। ये पूछने का हूँ कि कहाँ जाने का है सवेरे सवेरे? मैं अपने फार्म पर जा रहा हूँ भेलपुर। रूप से आए ने जवाब दिया। ज़रूर जाओ सेठ जी, पर अपन रात से यहाँ पड़ा ड्यूटी देता हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं किया। और शोफर रुपए से आए ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसे चाय पानी के लिए 50 रुपए दे दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें देर हो रही है। मैंने जेब से 50 रुपए निकाल कर सब इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिए और इंजन स्टार्ट कर दिया। सब इंस्पेक्टर के दांत निकल आए। इसने बैरियर के करीब खड़े हुए कांस्टेबल को इशारा किया और इसने लोहे की जंजीर गिरा दी। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार बढ़ाता गया। बेकारी रूप से आए बिड़बिड़ाया।
शहर में कत्ल की वारदातें हो रही हैं, दुनिया के सबसे ख़तरनाक आतंकवादी मौके की तलाश में है और ये सब इंस्पेक्टर ईमानदारी से ड्यूटी देने के बजाय लोगों से भीख मांग रहा है। अरे इस तरह तो दहशतगर्द भी रिश्वत देकर निकल जाएंगे। मैं वापस आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट ज़रूर करूँगा। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लुकमा दिया। रूप से आए बिड़बिड़ाता रहा और फिर इसने अपना एक बाजू समुद्रा की गर्दन में हमाइल कर दिया। समुद्रा ने कोई एतराज़ नहीं किया, वो इसकी रखेल थी और इस नाते इसे एतराज़ करने का कोई हक भी हासिल नहीं था। चंद सेकंड्स बाद रूप से आए ने दूसरा बाजू उठाकर दूसरी तरफ बैठी हुई रत्ना की गर्दन पर हमाइल कर दिया। रत्ना कुसमुसा कर रह गई। मैंने सामने लगे हुए एक मंजर पेश करने वाले आईने की तरफ देखा। रत्ना मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने इसे आंख मार दी। रत्ना के होंठों पर भी बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी शहर की हुदूद से बहुत दूर आ चुकी थी। अब आगे खेत फैले हुए थे, कहीं कहीं बुलंद टीले भी उभरे हुए थे और खेतों के किनारों पर पगडंडियों पर दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। पूरे राजस्थान में शायद मिर्चों की फसल का सीज़न था। यहाँ भी सड़क के दोनों तरफ मिर्चों ही के खेत थे। तकरीबन 5 मील तक तो पक्की सड़क थी, इससे आगे का रास्ता कच्चा था। इस रास्ते पर बैलगाड़ियों की आमदरफ ज़्यादा थी क्योंकि रास्ते पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। बास तो बाकायदा गड़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे, जिनकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में खासी दुश्वारी पेश रही थी। रफ्तार भी ज़्यादा नहीं थी। आगे खेतों में एक सहराहा सा बन गया था। मैं अभी इस सहराहे से दूर ही था कि समुद्रा की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुझे गाड़ी बाएं तरफ मोड़ लेने को कहा। इस रास्ते पर चंद मील का फासला तय करने के बाद एक ऊंची जगह पर दरख्तों के झुंड दिखाई देने लगे। इन्हीं दरख्तों में एक इमारत भी नजर आ रही थी, जिसके गिर्द लंबी चौड़ी 4 दीवारी थी। आसपास खेतों में कुछ औरतें और मर्द भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो हमारी गाड़ी की तरफ देखते और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते। इस गाड़ी को देखकर वो समझ गए थे कि इनका मालिक आ गया है। हवेली वाले टीले के दामन में रास्ते से 20-25 गज हटकर दरख्तों के नीचे 5-6 झोंपड़े बने हुए थे, जिनके सामने चारपाइयों पर 3-4 आदमी बैठे हुए थे। दरख्तों के नीचे कुछ मवेशी भी बंधे हुए थे। रूप से आए के कहने पर मैंने गाड़ी रोक ली। 2 आदमी उठकर तेज कदम उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गए और दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और किनखियों से रत्ना और समुद्रा की तरफ देखने लगे। समुद्रा तो पहले भी यहाँ आ चुकी थी, अलबत्ता रत्ना इनके लिए नई चीज़ थी। धनराज कहाँ है, ऊपर कोई है या नहीं? रूप से आए ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। धनराज तो कल रात को शहर चला गया था मालिक, इसकी लुगाई बीमार है, आज दोपहर तक आ जाएगा। इनमें से एक ने जवाब दिया। ऊपर हवेली में कोई है तो नहीं, पर आप हुक्म करें तो हम अपनी को भेज दो, हमें खाना वगैरह पकाने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। रूप से आए ने मुझे आगे गाड़ी बढ़ाने का इशारा किया। मैं गाड़ी को हरकत में ले आया। टीले पर जाने वाला वो रास्ता आड़ा तिरछा था। वहाँ लकड़ी की पट्टियों का गेट बना हुआ था। गाड़ी अभी दूर ही थी कि काला बजंग आदमी किसी तरफ से दाखिल हुआ और गेट खोल दिया। मैं गाड़ी को अंदर लेता चला गया। बहुत वसी और इस कंपाउंड था, जिसमें लश ग्रीन लॉन था, जिसके गिर्द फूलों की क्यारियां और चंद नारियल के दरख्त भी थे। सामने ही तकरीबन 50 गज आगे शानदार हवेली थी। मैंने गाड़ी वसी और इस पोर्च में रोक ली और इंजन बंद कर दिया। नीचे उतरकर मैंने रत्ना वाली साइड का दरवाज़ा खोल दिया। इस वक्त रूप से आए का बाजू इसके गिर्द हमाइल था। रत्ना इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई नीचे उतराई। दूसरी तरफ से समुद्रा भी उतराई। रूप से आए भी अपने आप को सीट पर घसीटता हुआ रत्ना वाली साइड से नीचे उतर गया। रूप से आए बरामदे वाले दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रूप से आए ने मुड़कर इधर उधर देखा और तकरीबन इसी वक्त वही आदमी दौड़ता हुआ गेट में दाखिल हुआ, जिसने बताया था कि धनराज शहर गया हुआ है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ ही बरामदे में पहुंचा था। धनराज कुंजी लक्ष्मी को दे गया था मालिक, अभी दरवाजा खोलता हूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी हुई चाबी से ताला खोलने लगा। हवेली में कई कमरे थे, वो सब के सब कीमती साजो सामान से आरास्ता थे। इसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये किसी शहरी आबादी से मिलो दूर है। यहाँ वो हर आसाइश मौजूद थी जो शहर में दस्तयाब हो सकती थी। शहर से इस तरफ आते हुए मैंने बिजली के खंभों की एक बहुत बड़ी कतार देखी थी, जिन पर बिजली की तारों के अलावा टेलीफोन की लाइन भी नजर आई थी। हवेली में बिजली भी थी और टेलीफोन भी, और बड़े हॉल में रंगीन टेलीविजन सेट भी रखा हुआ था। दीवारों पर फैंसी शेड्स वाले दरवाजे थे, फानूस लटक रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।